पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका की वार्ड रचना जो है वो अब जाहिर की गई है। नए प्रभाग जो है वो बन गए हैं। 3 सदस्यीय चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मारुति भक्कर जी है। उनसे हम जानेंगे, राजकीय राजकीय विशेषज्ञ भी है और शहर की क्या हाल में जो परिस्थितियाँ हैं, क्या बदलाव होने वाले हैं चुनाव के बाद और क्या कुछ रणनीति रहेगी, इनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से प्रभाग रचना जाहिर की गई है? सबसे पहले तो नए वार्ड बने गए हैं, इससे क्या कुछ बदलाव हो सकता है? एक तो पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का 2022 का चुनाव डिक्लेयर हुआ है और उसका वार्ड रचने का जो माहौल था पिछले 2 महीने से उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हो रही थी और उसमें चुनाव आयोग, उसके बाद ओबीसी का आरक्षण, उसके बाद ये 3 सदस्यीय पद्धति को मुंबई हाईकोर्ट में हमने दिया हुआ चैलेंज और कोविड महामारी का जो खतरा था उसके वजह से चुनाव आगे जाएगा ऐसा माहौल पिंपरी चिंचवड एरिया में सब जगह दिख रहा था। ये होते हुए भी चुनाव आयोग ने यहाँ पे सीएमसी का एरिया का जो वार्ड का आंकड़ा है वो आज डिक्लेयर किया है और उसमें भी बहुत सारी पार्शलिटी हुई है, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं। बहुत सारे राजनेताओं ने बीजेपी के हो या एनसीपी के हो या शिवसेना के ही, उन्होंने अपने भाई भतीजा, अपने बच्चों के लिए वार्ड काट के तोड़ के अपने फायदे के लिए आराखड़ा बना है, ऐसी भी चर्चा शहर में है। फिर भी ये चुनाव अभी भी ओबीसी आरक्षण का मसला अभी तक पूरा सुलझा नहीं है और 3 सदस्यीय पद्धति को हमने जो मुंबई हाईकोर्ट में चैलेंज दिया है उसको 3 फरवरी को उसके ऊपर सुनावनी है। ओबीसी आरक्षण के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय आता है और 3 सदस्यीय पद्धति क्षेत्र सभा के बारे में हमने जो याचिका दायर हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में की है, उसके ऊपर क्या हाईकोर्ट का डायरेक्शन आता है, उसके ऊपर अगले पीसीएमसी के चुनाव के बारे में या राज्य में जो भी 18 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके बारे में आगे की राय तय हो सकती है। लेकिन प्रभाग रचना की अगर बात करें तो अभी कितने वार्ड थे और नए से कितने वार्ड बने हैं और इसका किस पार्टी को लेकर ज़्यादा फायदा होगा? एक तो 2017 का म्यूनसिपल चुनाव यहाँ हुआ, उसके पहले 15 साल से यहाँ एनसीपी की सत्ता थी। डिप्टी सीएम और पालक मंत्री अजित पवार जी की यहाँ एक हाथी सत्ता थी, पूरा पावर उनके हाथ में था। लेकिन 15 साल में बहुत सारी करप्शन की बात हुई, बहुत सारे एलिगेशन हुए और बीजेपी के लोगों ने उसका बहुत सारा इशू किया। उसके बाद यहाँ के जो शास्तिकर हो या यहाँ के घरों का जो प्रश्न है वो बहुत ही पैमाने पे उसकी चर्चा हुई और 15 साल में तो उसके ऊपर कुछ करना नहीं आया। इसके वजह से 2017 के चुनाव में घरों का मसला, शास्तिकर का मसला और करप्शन का मुद्दा बहुत सारे पैमाने पे पिंपरी चिंचवड मतदाताओं के सामने रखा गया और उसमें से मतदाताओं ने यहाँ पे बड़ा बदलाव करते हुए एनसीपी को बाहर निकाल के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सत्ता दी और पिछले टर्म में 128 नगर सेवक की ये कॉरपोरेशन, उसमें लगभग 77 कॉरपोरेटर बीजेपी के चुने गए और 36 एनसीपी के कॉरपोरेटर चुने गए। शिवसेना के 9 कॉरपोरेटर यहाँ पे आए। मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट जो है वो 3 या 5 लोग आए और मनसी का एक कॉरपोरेटर चुना गया। ऐसी यहाँ पे परिस्थिति थी। लेकिन 2017 से लेकर आज तक जो बीजेपी वालों ने यहाँ के लोगों को आश्वासन दिया था और वो घरों के बारे में दिया था, शास्तिकर के बारे में दिया था, भाई भ्रष्टाचार मुक्त कॉरपोरेशन करेंगे, ये भी कहा गया था। लेकिन पिछले 5 साल का उनका अनुभव जो लोगों ने लिया है, तो एनसीपी के टाइम जो भ्रष्टाचार हो रहा था, करप्शन हो रहा था, उसके 4 गुना ज़्यादा करप्शन भारतीय जनता पार्टी के टाइम हुआ है और उसके बहुत सारी चर्चा 5 सालों में हुई है। घरों का जो मसला है वो अभी तक सुलझा नहीं है, शास्तिकर का जो मुद्दा है वो भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। तो ये जिस मुद्दे के ऊपर बीजेपी को सत्ता मिली थी वो मुद्दे लगभग 80-90% छूटे नहीं है। इसलिए अभी
यहाँ का आम मतदाता जो है ये सत्ता परिवर्तन करने की मनस्थिति में है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जिस तरह से सालों से प्रलंबित सवाल थे, शास्त्रीकर का हो, नदीपुर बांधकाम का हो या फिर करप्शन का हो, ये जो प्रलंबित सवाल थे ये एनसीपी की सरकार में भी थे पहले और बीजेपी की भी सरकार में, तो मतदाता अब नया किसे चुन सकता है, ये भी एक सवाल है। आने वाले चुनाव में फिर यही मुद्दे राजनीति इसी पे राजनीति होगी। लेकिन बात अभी हम वार्ड रचना की करेंगे। वार्ड रचना नए हिसाब से बनाई गई है, उसका किसको फ़ायदा हो सकता है और नई सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? नहीं, क्या है कि एनसीपी के टाइम में जो प्रॉब्लम थे वो है ऐसे ही प्रॉब्लम। बीजेपी आई, बीजेपी के टाइम में वही प्रॉब्लम है। करप्शन उनके टाइम में भी था, अभी भी है। फिर लोग क्या करें? तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीपी के राजनेता और पार्षद हो या बीजेपी के नेता और पार्षद हो, इन लोगों की साठगांठ है, इन लोगों की साठगांठ है और एक दूसरे के मेहमान और नजीक के लोग हैं, तो ये मिलजुल के सब करते हैं। अभी भी वार्ड प्रभाग रचना करते हुए भी एनसीपी और बीजेपी वालों ने हाथ मिला के अपने अच्छे के लिए सब वार्ड रचना की है और इनके पास पैसा बहुत है। करदाता टैक्सपेयर नागरिक की तिजोरी है, उसके ऊपर दिन दहाड़े ये दरोड़ा डालते हैं और उसमें से बहुत सारा पैसा कमाते हैं और ये करोड़ों रुपए कमाते हैं। उसमें से 5-10% चुनाव के लिए खर्चा करते हैं और आम जो नागरिक होते हैं उनको तीर्थ यात्रा की पर्यटन स्थल निकालना, होम मिनिस्टर का प्रोग्राम लगा के साड़ी बांटना, वार्ड दिवस साजरा करते हुए उधर खाना देना, दारू देना, मटन देना, पार्टी देना, ये सब कुछ करते हैं लोग। और इनको ऐसा लगता है कि यहाँ की जनता को कुछ समझता नहीं है, सिर्फ चुनाव के 2-3 महीना इनके लिए खर्चा करने का और चुन के आने का और बाकी तिजोरी लूटने के लिए हमको परमिशन मिलती है, ऐसा इनको लगता है। और इसी विश्वास के साथ वो लोग 5 साल कुछ नहीं करते, सिर्फ लूटने का, पैसा कमाने का, दिन दहाड़े सब कुछ करने का ये काम वो करते और फिर भी उनको विश्वास होता है क्योंकि यहाँ की जनता जो है वो हमें बार बार चुन के देती है, 2 बार देती है, 3 बार देती है, 4 बार देती है, 5 बार देती है और कैसे देती है। तो ये जो प्रलोभन और आमिष है ये मतदाताओं को दिए जाता है। तो मेरी पिंपरी चिंचवड़ क्षेत्र में रहने वाले सब मतदाताओं को विनती है कि ये जो वोट का अधिकार आपको मिला है, तो ये वोट का अधिकार बहुत मूल्यवान अधिकार है और ये भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके साथियों ने वो टाइम एक बात चल रही थी कि जो सीखे हुए शिक्षित लोग हैं उनको ही वोट का अधिकार रहना चाहिए, बाकी गवार लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने लड़के ये अधिकार हमें दिया है और यहाँ का आम नागरिक, स्लम में झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी, मजदूरी करने वाला आदमी, वर्कर, कामगार, किसान, इन सबको जो अधिकार है वही अधिकार हमारे पीएम को है या राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को है। तो इसका मूल्य जो है बहुत बड़ा मूल्य था। जब ये संविधान सभा की बात हुई, संविधान बना और बाबा साहब जब बाहर आए, बाबा साहब बहुत खुश थे। तो आचार्य कृपाल जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने कहा बाबा साहब को कि आप बहुत खुश दिख रहे। तो उन्होंने कहा कि पहला जो राजा था वो माँ के पेट से, रानी के पेट से आता था और राजा बन जाता था, लेकिन अभी जो राजा बनेगा वो मतपेटी से बनेगा। तो आचार्य कृपाल जी ने कहा कि बाबा साहब ये आपने जो किया है, तो अभी तुम्हारे जो लोग हैं, तुम्हारे लोग बहुत गरीब हैं, वो तुम्हारा वोट बेचेंगे, उनको हम खरीद लेंगे, उनको प्रलोभन देंगे, आमिष देंगे और हम लोग वापस सत्ता काबिज कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो बाबा साहब ने कहा कि हाँ, हमारे लोग गरीब है, लाचार है, सब कुछ है, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन जब हमारे लोगों को पता चलेगा कि एक वोट की कीमत क्या है, उस दिन सबसे बड़े भिखारी आप होंगे जो पैसे वाले लोग हैं। तो आज भी वो लागू होता है क्योंकि आज भी चुनाव का जो खरीदी बिक्री होता है या उनको खरीद लिया जाता है उनकी मजबूरी देख के, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए पीसीएमसी के जितने भी हमारे मतदाता हैं उनको हमारी विनती है कि बीजेपी का उम्मीदवार हो या एनसीपी का हो, शिवसेना का हो, मनसे का हो, कोई भी पार्टी का हो,
जिन्होंने कॉरपोरेशन जाके पैसा कमाया है, तुम्हारी तिजोरी लूटी है, तिजोरी के ऊपर दरोड़ा डाला है, उन सब लोगों को आपको वोट नहीं करना है। और आपने एरिया में जिन्होंने, जिस कार्यकर्ता ने, जिस नगर सेवक ने, जिस नेता ने आम जनता के लिए रात दिन मेहनत की है, कोविड महामारी के टाइम जिस आदमी ने बाहर आके काम किया है, आपके लिए खुद की जान जोखिम में डाल के काम किया है, ऐसे काम करने वाले जो साथी है उनको आपने चुनना चाहिए। उसकी जात नहीं देखनी चाहिए, पंथ नहीं देखना चाहिए, उसका धर्म नहीं देखना चाहिए, उसके पास पैसा है क्या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो काम करने वाला है क्या नहीं वो इम्पोर्टेंट है। वो रात को 12 बजे भी वो दरवाजे के ऊपर कोई मतदाता आता है तो उसके लिए उठता है क्या नहीं ये जरूरी है। अभी ये बड़े लोग जो चुन के जाने वाले हैं, बड़े बंगले में रहने वाले हैं, एसी में रहने वाले हैं, जब आम मतदाता उनके पास जाता है 5 साल में तो वो कुत्ते छोड़ते हैं उसके ऊपर, दरवाजा नहीं खोलते। तो ऐसे लोगों को इस चुनाव में हराना है और आम नागरिक को चुनाव जिताना है, ये काम मतदाताओं ने करना चाहिए। एक और मुद्दा है कि कई पार्टियों में नाराज नगर सेवकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सभी राह देख रहे हैं कि कब आचार संहिता लागू होगी और कब हम एक पार्टी से दूसरे दल में जाएंगे। तो किस पार्टी को इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, कौन सी पार्टी में ज़्यादा नाराज नगर सेवकों की संख्या हो सकती है? नहीं, ये जो है ना, ये अभी प्रारूप आराखड़ा आज डिक्लेयर हुआ है, तो उसके ऊपर सजेशन ऑब्जेक्शन 14 तारीख तक चलने वाली है। उसके बाद चुनाव का पूरा प्रोग्राम चुनाव आयोग डिक्लेयर करने वाला है कि बहुत सारे नगर सेवक बीजेपी के एनसीपी में जाने वाले हैं, एनसीपी के कुछ लोग इधर जाने वाले हैं, ऐसा माहौल है। लेकिन उनका नगर सेवक पद पक्षांतर बंदी कानून के अंतर्गत वो रद्द होना तय था, इसलिए उन्होंने ये नहीं किया है। लेकिन फिर भी यहाँ बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके बहुत सारे सदस्य एनसीपी में जाने वाले हैं और कुछ सदस्य एनसीपी के लोग भी उधर जाएंगे, क्योंकि एक वार्ड में 2 या 3 कैंडिडेट उम्मीदवारी चाहते, पार्टी तो एक को देने वाली है, बाकी 2 लोग जो है 2 लोग उधर जाने की, नाराज होकर जाने की संभावना है और ये बहुत पैमाने पे अगले कुछ दिनों में आपको दिखेगा। लेकिन कितना भी किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ये पार्टी से लड़ेंगे, वो पार्टी से लड़ेंगे, ये सब कुछ होने दो, लेकिन यहाँ का मतदाता, जो नगर सेवक, जो कार्यकर्ता काम करने वाला है, रात दिन मेहनत करने वाला है, लगन से काम करने वाला है, प्रामाणिकता से काम करने वाला है, ऐसे उम्मीदवार लोगों को ही इस बार वोट करेंगे और चुन के देगा, ऐसा मुझे लगता है। नई वार्ड रचना के बारे में आपको क्या लगता है, अभी फिलहाल की स्थिति क्या है नए वार्ड रचना? अभी नए वार्ड जो बनाए हैं, मैंने पहले ही शुरू में कहा कि नए वार्ड कुछ बीजेपी के लोगों ने उनके अच्छे के लिए बनाए है, कुछ एनसीपी के लोगों ने अच्छा बनाए है, हर मिलजुल के बनाए है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि एनसीपी का 15 साल यहाँ शासन था और उन्होंने कुछ काम किए भी, लेकिन करप्शन भी हुआ और उसके बारे में बहुत सारी नाराज़गी थी। उसका फायदा भाजपा वाले ने उठाया। उन्होंने कहा कि हम भय भ्रष्टाचार मुक्त कॉरपोरेशन करेंगे, तुम्हारे घर की बीट को हम धक्का नहीं लगने देंगे, शास्तिकर पूरा माफ़ करेंगे, पानी का जो प्रश्न है 24/7 का वो करेंगे। ऐसे बहुत सारे आश्वासन उन्होंने दिए, लेकिन उसमें से बहुत सारे आश्वासन उन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया। उसका नुकसान भाजपा को होने वाला है। लेकिन पूरी ताकत के साथ एनसीपी यहाँ पे सत्ता पे आएंगी या नहीं आएंगी उसके बारे में शासनकता है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत अच्छा काम नहीं किया है। विरोधी दल में रहते हुए एनसीपी के लोगों ने जितना काम पिछले 5 साल में कॉरपोरेशन में करना था वो नहीं किया है। उन्होंने भी हाथ मिला के तेरी भी चूक मेरी भी चूक, तू मारल्यासारखं कर मी रडल्यासारखं कर, ऐसा काम एनसीपी ने भी किया है। इसके लिए पूरा विश्वास एनसीपी के ऊपर भी लोग नहीं डाल सकते और भाजपा के ऊपर भी नहीं डाल सकते। फिर भी यहाँ पालक मंत्री अजित पवार जी जो है उन्होंने पिछले 15 साल यहाँ पे काम किया है, बहुत सारे विकास काम हुए हैं, उसमें त्रुटियाँ है, लेकिन उन्होंने अगर यहाँ ज़्यादा ख्याल किया और यहाँ पे इंटरेस्ट लिया तो उनकी सीट जो आज 36 है उसमें कुछ बढ़ावा हो सकता है और बीजेपी की जो 77 सीट्स थे उसमें कुछ घटाव
हो सकता है, लेकिन सत्ता में यहाँ पे कौन आएगा या आज यहाँ पे नहीं बोल सकते। एक सवाल तो ये भी है कि महाविकास आघाड़ी जो तीनों पार्टियां मिलकर सरकार है, स्थानीय पार्टी पर या स्थानीय लेवल पर, अब तीनों पार्टियां एक आती है क्या, वो भी देखना होगा, और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी क्या, वो भी देखना होगा, जिससे भाजपा को नुकसान हो सकता है। नहीं, वो तो चुनाव के पहले ही अजित पवार जी ने कहा कि हम शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर यहाँ शिवसेना की शक्ति जो है बहुत कम है, और जो सीट का जो बंटवारा है वो करते टाइम अगर शिवसेना ने कुछ समझ के लिया और एनसीपी भी बहुत कम सीट 5-10 सीट देते हैं कहते हैं, तो फिर वो जीती नहीं हो सकती है। लेकिन अगर उनके रिस्पेक्ट में अगर सीट अजित पवार जी शिवसेना को देते हैं और कांग्रेस को भी कुछ सीटें देते हैं, तो यहाँ महाआघाड़ी की तरफ से भी चुनाव हो सकता है। ऐसा माहौल है, ऐसी सोच उनकी है। लेकिन सीटों का बंटवारा जो है वो बहुत बड़ा है। एनसीपी को लगेगा कि हमारी इतनी ताकत है यहाँ, हम 100 सीट लड़ेंगे, शिवसेना को 10 सीट देंगे, कांग्रेस को 10 सीट देंगे, तो वो नहीं मानने वाले। कांग्रेस बोलेंगे हम राष्ट्रीय पार्टी है, शिवसेना बोलेंगे हमारा सीएम है। तो अगर ऐसा माहौल रहेगा तो महाआघाड़ी की जो युति की संकल्पना है वो पूरी नहीं हो सकती है। अगर वो समझ के लेते हैं 100 सीट एनसीपी और 20-25 सीट शिवसेना, 20-25 सीट कांग्रेस, ऐसा होता है तो महाआघाड़ी का यहाँ पे मॉडल हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी ये आगे की बात है, कैसी मुनरी उनकी चर्चा होती है, सीट बंटवारा कैसा होता है, उसके ऊपर वो तय होगा। अभी उसके ऊपर क्लियरली नहीं मैं बात कर सकता। आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि वार्ड रचना को लेकर, वार्ड रचना में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, कितने वार्ड हुए हैं अभी नए हिसाब से, और कितनी नगर सेवकों की संख्या बढ़ गई है? एक तो पिछला 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें 128 पार्षद यहाँ पे थे कॉर्पोरेशन में। अभी उसमें 139 कॉर्पोरेटर यहाँ पे पार्षद चुन के जाने वाले हैं। यहाँ अभी 46 प्रभाग बोलेंगे हम, प्रभाग हुए हैं। उसमें 3 सदस्यीय पद्धत के 45 और 4 सदस्यीय प्रभाग 1 होने वाला है। उसमें अभी 139 सीट है। पिछले 128 सदस्य से 77 सीट बीजेपी के आए थे और 36 सीट एनसीपी के आए थे। अभी 139 सीट पूरे सभागृह 139 का है। उसमें बीजेपी के कितने आएंगे और एनसीपी के कितने आएंगे, ये आगे जाके महाआघाड़ी की युति कैसी होती है, बीजेपी और कौन से फंडे यूज़ करती है, राज्य के माजी मुख्यमंत्री और विरोधी दल के नेता देवेंद्र फडणवीस जी और बीजेपी नेता यहाँ पे कितने इंटरेस्ट लेते हैं, अजित पवार जी यहाँ पे कितना माहौल खड़ा करते हैं। नहीं तो ये ऊपर वाले भी ऐसा करते हैं कि मुंबई महानगर पालिका शिवसेना की, पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पुणे, हाँ कॉर्पोरेशन भी बांट के लेते हैं, वार्ड भी बांट के लेते हैं, कॉर्पोरेशन भी बांट के लेते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटों के लिए। ये ऐसा चल रहा है सब, इनकी बाप की जागीर है, ऐसा सोच के ये राजनेता चल रहे हैं। इसके ऊपर यहाँ की आम जनता, आम नागरिक, आम महिला, युवा युवती, इन लोगों ने सोचना चाहिए कि ये मालिक नहीं है, ये हमारे सेवक है, नौकर है ये लोग, इन्होंने हमारी सेवा करनी चाहिए। हम मालिक सिर्फ चुनाव के दिन 5 बजे तक वोट, आखिरी वोट गिरने तक हम मालिक रहते, राजा रहते, लेकिन उसके बाद 5 साल हम नौकर बन जाते और ये राजा बन जाते। हम साफ करके उनके पीछे भागते। लोकतंत्र की वो संकल्पना नहीं है। लोकतंत्र की ये संकल्पना है कि यहाँ का नगर सेवक, पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, ये सब हमारे वोट से निर्माण होते हैं। हम उनकी निर्मित करते हैं, एमपी की, एमएलए की, पार्षद की, तो वो हमारे सेवक होते हैं। उन्होंने 5 साल हमारी सेवा करनी चाहिए। वो उन्होंने पूछना चाहिए, मालिक तुम्हारा क्या काम है, काम क्या करना है। ये सोच लोकतंत्र की है, लेकिन लोकतंत्र की ये सोच आम जनता, मतदाता भूल गया।
और इसका फायदा इन्होंने उठाया। ये नौकर होते हुए, सेवक होते हुए ये राजा बन गए, मालिक बन गए। और हमारे जो आम जनता है, नगर सेवक, आम जनता है, मतदाता है, वो सेवक बन गए, वो लाचार बन गए। उनको लाचार बनाते, 2-2 घंटा अपने दरवाजे के ऊपर बिठाते हैं, उनका काम जल्दी नहीं करते, काम के लिए पैसा मांगते हैं। अधिकारी लोग भी नौकर है, वो पैसा मांगते हैं, टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं। ये लोकतंत्र को बहुत खतरा है, लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही खतरनाक बाब है। इसके ऊपर आम जनता ने, युवाओं ने, युवतियों ने, ज्येष्ठ नागरिकों ने, महिलाओं ने, माता भगिनों, इस बहन जो है, बहनों ने इसके ऊपर विचार करके सोच समझ के वोट करना चाहिए। इतनी हमारी बात है, इतना ही आह्वान पीसीएमसी के सभी मतदाताओं को मेरा है। तो जिस तरह से पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका का प्रारूप प्रभाग रचना जो है वो डिक्लेयर गई थी, अब नए प्रभाग जुड़े गए हैं। हालांकि इन सभी नए प्रभागों से अब किस पार्टी को इसका ज़्यादा फायदा होगा या किस पार्टी को नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ मोहन दुबे, VSRS न्यूज़।